हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जीके में एक जो रीट का अपना एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर ये एक टॉपिक लगता है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। ये इंडिया लेवल का एक टॉपिक है, आपको पता है इंडिया लेवल का टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और रीट के एग्जाम के अगर व्यू से अपन देखें तो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो साबित होने वाला है। और इसके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जल्दी से जल्दी इसको आप शेयर भी कीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो होने वाला है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की अपन बात करते हैं तो रावी नदी जैसे रावी नदी है उसके किनारे हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो हुई थी और कहाँ हुई थी? रावी नदी के किनारे 1921 के अंदर। तो क्वेश्चन है, देखो, रावी नदी के किनारे 1826 में 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, बट इसकी जो खुदाई है वो 1826 में स्टार्ट होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन रहा है कि रावी नदी के किनारे खुदाई, सबसे पहले खुदाई है वो कब हुई थी? तो 1826 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1826 में रावी नदी के किनारे खुदाई है वो किसके द्वारा हुई, तो वो हुई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का नाम दिया गया था, मतलब सिंधु घाटी को सिंधु घाटी का नाम है वो किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने उसको नाम दिया था। और अगर पूछा जाए, अगर यही पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो मेकी के द्वारा उसका नाम है वो दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता नाम है वो दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो नाम दिया गया था मेके के द्वारा। अर्नेस्ट मेके उसका फुल नाम है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का कैसे पता चलता है कि वहां पे जो देवी है उसकी मूर्तियां हैं वो बहुत ज्यादा निकली थी। तो इतनी देवी की मूर्तियां निकली कि उससे यहाँ पता चलता है कि ये मातृसत्तात्मक सभ्यता है वो मानी जाती थी। और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। कांस्य युगीन सभ्यता, देखो सभ्यताओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो पाषाण युगीन सभ्यता आई थी। अगर धातुओं में जो सभ्यता की अपन बात करें तो धातुओं में सबसे पहले तांबा आया था, तो ताम्र युगीन जो सभ्यता है वो आई थी। उसके बाद में कांस्य युगीन आती है और उसके बाद में आती है लौह युगीन। तो यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसको बोल सकते हैं, यह कौन सी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसको नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसको ऐसा भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कब माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल अगर अपन बात करें तो इसकी जो डेट है वो अलग अलग आती है, मतलब फिक्स डेट इसकी नहीं आती है। कई जगह 2500 से ये 1500 ईसा पूर्व आती है, और कहीं कहीं क्या आता है 2350 से 1750 तो ईसा पूर्व। तो लगभग मान लो 2350 से 1750 आ सकता है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व भी आ सकता है। तो लगभग अगर इसकी डेट मानी जाए, अगर अपन बोले कि ज्यादा सही कौन सी है, तो इस डेट को हम ज्यादा सही है वो बताएंगे। और ये डेट है वो किस आधार पे निकली है? कार्बन 14 जो पद्धति है, जिसको कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डेटिंग प्रणाली भी जिसको बोलते हैं, तो उसके आधार पे ये जो उसका काल है, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व, इसको माना गया है। ईसा पूर्व माना गया है, इसको ईस्वी नहीं माना गया है, ध्यान देना है आपको। ईसा पूर्व, बीसी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के चित्र है वो बहुतायत में मिलते हैं, बहुतायत में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में से मोहनजोदड़ो है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में आती है, हड़प्पा है वो भी सिंधु घाटी में आता है, चौदड़ो है वो भी सिंधु घाटी में आए, जैसे लोथल, धोलावीरा, बहुत सारे जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में खोजे गए थे। तो इसमें बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि मोहनजोदड़ो की है उसमें किस जानवर के चित्र है वो बहुतायत में मिले हैं। तो इसमें जो एक सींग का जो बेल है, मान लो यहाँ नाम आ सकता है एक सींग का बेल, या फिर यहाँ ये भी आ सकता है कि कुबड़ वाला बेल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कुबड़ वाले बेल का या फिर एक सींग वाले बेल का चित्र है जो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है जगह, पाकिस्तान में अभी वो मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसकी खोज हुई थी। तो इसमें एक सींग के जो बेल है उसका चित्र है वो बहुत अधिक मिले हैं।
और यहाँ पे एक योगी की मूर्ति भी मिली है, एक योगी की मूर्ति मिली है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र है, लेकिन उस चित्र के अंदर बैल का चित्र नहीं मिला। ये भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, क्योंकि जो चीज अपवाद होती है उस चीज के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पे अगर बोले तो मोहनजोदड़ो में एक सिंह के बैल के चित्र बहुत मिले, बट ये पूछ सकते हैं कि योगी की जो मूर्ति मिली है, एक योगासन की मुद्रा में एक व्यक्ति की मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो के काल में मिली है और उसमें लगभग 7-8 या फिर 9 के लगभग उसमें जो चित्र है वो पशु पक्षियों के मिले हैं। अब ये पूछ सकता है कि उस योगी की मूर्ति के अंदर कौन सा चित्र नहीं मिला, तो बैल है, उस बैल का चित्र उस योगी की मूर्ति में नहीं मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है। अब अगर पूछे कि हड़प्पा की खोज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हड़प्पा की खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम जो साहनी है उनके द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। और नटराज की जो मूर्ति है वो भी हड़प्पा से मिली है। तो हड़प्पा से हमें बहुत सारी मूर्तियां हैं वो मिलती है, इसमें से एक जो नटराज की मूर्ति है वो भी इसके अंदर मानी जाती है। जैसे इसके अंदर नटराज के अलावा एक जो महिला है उसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ उसकी मूर्ति भी यहाँ मिली है। और इसके अंदर जो R37 नाम से जो कब्रें हैं, कब्रिस्तान है एक R37 के नाम से, तो वो भी इस हड़प्पा से मिला है। और इस हड़प्पा की जो खोज है वो तो 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी, लेकिन इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किसने करवाया था, माधव स्वरूप और एक व्हीलर नाम से व्यक्ति है, माधव स्वरूप और व्हीलर। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इसके अंदर आपके निकल के आते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन है जैसे मैं आपको अदर फैक्ट इसमें बता रही हूँ वो भी आप नोट इसमें कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर अपन हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। कब करी, 1921 में। लेकिन अगर पूछ ले कि इसका उत्खनन है वो किसने करवाया, तो इसका उत्खनन करवाया था माधव स्वरूप और किसने, व्हीलर ने। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे एक तो नटराज की मूर्ति यहाँ पे मिली है, कहाँ से मिली, हड़प्पा से। और हड़प्पा एक ऐसा जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको नाम दिया गया था, यहाँ पे सर्वप्रथम खोज हुई थी हड़प्पा की। और इसको नाम हड़प्पा सभ्यता किसने दिया था, मेके ने दिया था, अर्नेस्ट मेके। और यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें मिली है, एक तो नटराज की मूर्ति हो गई, दूसरा हो गया एक स्त्री का चित्र है, उसमें पेट में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। और सर्वाधिक जो लेख युक्त मोहरे, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, सर्वाधिक मोहरे तो मिली थी मोहनजोदड़ो में, बट सर्वाधिक लेख युक्त मोहर अगर बोला जाए कहाँ मिली है तो वो कहाँ पे मिली है, हड़प्पा में मिली है, लेख युक्त मोहरे। और R37 के नाम से यहाँ कब्रें भी मिली है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे हड़प्पा से रिलेटेड है। अब देखो हड़प्पा संस्कृति की अगर अपन और बात करें आगे, तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता है वो चला है, हड़प्पा सभ्यता से ही तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो कौन सी जगह से पता चला है, ये हड़प्पा की जो जल प्रबंधन प्रणाली का पता है वो कहाँ से चला, धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। देखो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, रंग के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जा सकता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता नाम भी दिया जा सकता है कि मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का प्रयोग है वो अधिक हुआ है, तो लाल रंग का प्रयोग है वो यहाँ अधिक हुआ है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फैक्ट है वो इसमें से निकल के आते हैं। तो जैसे हड़प्पा की जो मोहर की बात करते हैं अपन, कि मोहर जो थी लेख युक्त मोहरे की अपन ने बात करी, सबसे ज्यादा कहाँ मिली है, हड़प्पा में। तो वो मोहर किसकी बनी हुई होती थी, सेल खड़ी की। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी के लोग है वो किस पशु से परिचित नहीं थे। सर्वाधिक जो मिले हैं मोहनजोदड़ो में तो वो तो मिला है एक सींग वाले बैल की या कुबड़ वाले बैल की, लेकिन किस पशु से वो परिचित नहीं थे, नहीं वाले क्वेश्चन है वो आजकल बहुत आते हैं। तो वो गाय से परिचित नहीं थे, क्योंकि गाय के कोई अवशेष है वो वहां पे मिले नहीं है खोजकर्ताओं को। देखो नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, घोड़ों के अवशेष। तो घोड़ों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा। तो कई बार सुरकोटदा का नाम है वो सुरकोटड़ा भी आ जाता है, या सुरकोटदा नाम है वो भी आ जाता है, और ये गुजरात में है। आगे देखते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में घर है वो किसके बने हुए होते थे,
ईंटों के बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर है वो ईंटों के बने हुए होते थे, और ईंटें कौन सी? पक्की ईंटें। लेकिन अगर इसमें एक अपन अपवाद की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही अपने राजस्थान में एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर जो मकान होते थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। बाकी हर जगह सिंधु घाटी सभ्यता में हर एक जगह हमें मकान है वो पक्की ईंटों के मिले हैं। लेकिन जो कालीबंगा नाम का जो स्थान है अभी हनुमानगढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर, तो वहां पे जो मकान मिले हैं या जो घर मिले हैं, मकान मिले, उनकी दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों की मिली है। लेकिन उनके जो फर्श है, कालीबंगा में ही जो फर्श है वो अलंकृत पक्की ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन उनके मकान जो है, उनकी जो दीवारें हैं वो किसकी है? कच्ची ईंटों की है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल है वो कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल की अपन बात करें तो वो थी जौ और गेहूं। जौ और गेहूं है वो क्या थे? प्रमुख फसल मानी जाती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी सर्वप्रथम खाद्यान्न वाली फसल कौन सी थी, मतलब सबसे पहले उन्होंने खाद्यान्न के रूप में कौन सी फसल ली, तो वो उन्होंने ली थी जौ की। फिर 2 नंबर पे आया था गेहूं, फिर आए थे चावल। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा के निवासी है वो किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लौह से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इससे पहले पाषाण और ताम्र युगीन इस टाइम आ गई थी और कांस्य युग यहाँ पे चल रहा था। लोह युगीन सभ्यता है वो बाद में आई थी। तो लोह से ये जो लोग है वो परिचित हड़प्पा वाले नहीं थे। वैदिक सभ्यता में लोहे से लोग है वो परिचित हो जाते हैं। अब देखो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो सिंध का बाग वो किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब अगर मोहनजोदड़ो की अपन बात करें तो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज है वो 1922 में हुई थी। कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और यहाँ पे जो गलियां हैं वो 3 टाइप से बनी हुई थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो सड़कें थी या सड़कें या गली बोल सकते हैं, तो सड़कें हैं वो 3 प्रकार की थी। एक नंबर पे जैसे जिसकी ज्यादा चौड़ाई है 10 मीटर तक चौड़ी थी, और सेकंड नंबर पे जो आ रही थी वो 5 मीटर चौड़ी सड़क थी, और उसके बाद में जो छोटी सड़क बोल सकते हैं उसको गली भी बोल सकते हैं, वो 1 से 2 मीटर थी मोहनजोदड़ो के अंदर। और मोहनजोदड़ो को जैसे ये सिंध का बाग अपन बोले तो वो मोहनजोदड़ो के अंदर है, या फिर मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का कब्रिस्तान भी बोला जा सकता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मोहनजोदड़ो नाम ही इसका क्या है? मुर्दों का टीला। तो ये क्या हो गया? सिंध का कब्रिस्तान हो गया। और यहाँ पे बड़े बड़े विशाल जो अन्नागार है, स्नानागार है, वो भी यहाँ पे मिले हैं। तो इसको लेकर के भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ मोहनजोदड़ो से कि यहाँ पे जो विशाल स्नानागार है इसको सबसे खूबसूरत इमारत है वो बोला गया था। मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल स्नानागार मिले हैं इसको सबसे खूबसूरत इमारत कहा गया था। किसको? विशाल स्नानागार को। और इसको एक आश्चर्यजनक जो इमारत है वो भी बताया था जॉन मार्शल ने जो विशाल स्नानागार थे उसको एक क्या बताया है? एक आश्चर्यजनक संरचना, आश्चर्यजनक इमारत है वो इसको बताया है। और यहाँ पे एक बड़ी इमारत अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत है वो कहाँ पे मिली थी, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। और कौन सी? जो विशाल अन्नागार थे। स्नानागार को तो बताया गया था सबसे खूबसूरत इमारत, लेकिन सबसे बड़ी इमारत बताई गई है विशाल अन्नागार को। और यहाँ पे क्या क्या निकले हैं? एक तो कांस्य की जो नाचती हुई जो प्रतिमा है एक युवती की नाचती हुई प्रतिमा है। किससे बनी हुई है? कांस्य से वो बनी हुई है। तो वो मूर्ति है वो हमें यहाँ से मिली है। एक पाशुपति शिव की मूर्ति है वो भी यहाँ से मिली है। किसकी? पाशुपति शिव की। और ये जो कांस्य की नाचती हुई जो युवती की प्रतिमा मिली है वो कहाँ अब वर्तमान में हमारे भारत के पास में है। और इसको पाकिस्तान ने अभी वापस मांगा है। पाकिस्तान ने बोला है कि हमारी वो मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से निकली है वो हमें वापस कीजिए। अभी वो भारत के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो को लेकर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हड़प्पा के निवासी घरों व नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे।
जो हड़प्पा के निवासी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने घर और जो नगरों के विन्यास हैं वो किस पत्ती के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए हुए हैं, ग्रिड पत्ती के अकॉर्डिंग। ग्रिड मतलब जो जालीदार, जैसे मान लो इस टाइप से उन्होंने बना लिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके उन्होंने बना दिया, तो ये ग्रिड पत्ती है वो हो गई। और इसी टाइप से वो कृषि करते थे। जैसे अपन बोले कि कालीबंगा के अंदर जो कृषि हुई थी वो किस पत्ती पे, इसी ग्रिड पत्ती के आधार पर ही कालीबंगा के अंदर जो कृषि है वो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, वो इसी पत्ती के आधार पे हमें मिले हैं। अब देखो मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो के अंदर पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है, तो ये बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, तो वो पाशुपति शिव की पूजा ही करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मूर्ति है वो मिली है पाशुपति शिव की। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट इसकी बातें हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है, राखीगढ़ी है, न कि धोलावीरा। बहुत जगह बार बार में आता है कि धोलावीरा है उसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है, बट ये जो धोलावीरा है वो इस सबसे बड़ा नहीं है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है वो सबसे बड़ा स्थल है, वो इसका हड़प्पा सभ्यता का माना गया है। अब अगर पूछा जाए कि जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य, किसके, जलाशय के मतलब जल संग्रहण के जो साक्ष्य है या फिर स्टेडियम के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कौन से खेल को खेला करते थे या किस खेल से वो परिचित थे, तो वो शतरंज है, वो शतरंज खेला करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना, मिट्टी का बना हल का खिलौना कहाँ से मिला है, देखो हल से वो लोग परिचित थे, हल का खिलौना मिला है, हल से वो लोग परिचित थे, मिट्टी का बना हुआ है, कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से। अपने इंडिया में है बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर आते हैं, तो इस बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना है वो मिला है। इसके बाद में देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने बता दिया आपको, मुर्दों का टीला है, और इस मोहनजोदड़ो से ही, इस मुर्दे के टीले से ही, मतलब ये जो टीला मिला है इस टीले से हमें साक्ष्य मिले हैं किस बात की, 9 बार वहां पे सभ्यताएं आकर बसी है और 9 बार वो सभ्यताएं हैं वो उजड़ी है, इस बात के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सड़कें मैंने आपको बताई 3 प्रकार की, एक 10 मीटर, 5 मीटर और 1 से 2 मीटर। हाँ, अब देखो सूती वस्त्र का प्रचलन, वहां पे सूती वस्त्र का प्रचलन था, कहाँ, मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का प्रचलन है वो वहां पे था। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग है वो कपास से भी परिचित थे, क्योंकि सूती वस्त्र है वो किससे बनते हैं, कपास से बनते हैं, तो वो लोग कपास से भी वहां पे परिचित थे। देखो चहुंदड़ो, चहुंदड़ो वो है ग्रामीण सभ्यता उसको माना जाता था। देखो हर एक सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं कि नगरीय सभ्यता, सारी सभ्यता जो सिंधु घाटी में है हमें मिली है वो सारी क्या है, नगरीय सभ्यता है। लेकिन जो चहुंदड़ो है वो एक ग्रामीण सभ्यता मानी गई है। क्यों मानी गई है कि एक तो वहां पे जो कचरा पात्र है, हर एक सभ्यता में कचरा पात्र है वो रखा हुआ हमें मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पानी के निकास के लिए जो नालियां हैं वो भी यहाँ पे नहीं मिली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको ग्रामीण सभ्यता है वो माना गया है। अब यहाँ पे चहुंदड़ो में क्या मिला है, क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज है, तो मातृसत्तात्मक है तो महिलाओं से जो सामान है, महिलाओं के लिए जो नेसेसरी चीजें जो होती है तो वो सामान यहाँ पे मिलेंगे। जैसे सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष, सौंदर्य प्रसाधन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लिपस्टिक के अवशेष है वो यहाँ पे मिले हैं। लिपस्टिक के अवशेष कहाँ मिले हैं, चहुंदड़ो में। तो इसके अलावा भी चहुंदड़ो से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं। देखो जैसे मन के बनाने के कारखाने हैं वो भी यहाँ चहुंदड़ो में मिले हैं। मन के यानी जो गले में मालाएं पहने की महिलाएं मालाएं पहनती है, मतलब उनको अपने सौंदर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं वो महिलाओं को पसंद है, तो मन के बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं। लिपस्टिक यहाँ पे मिली है। और इसकी जो खोज है वो 1931 में हुई थी। जो चहुंदड़ो है इसकी खोज हुई थी 1931 में NC मजूमदार के द्वारा इसकी जो खोज है वो करी गई थी। अब देखो अगर बोला जाए, ये तो हो गए अपने चहुंदड़ो है वो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा है वो भी पाकिस्तान में है, ये जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान में है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई थी, उसके बाद चहुंदड़ो की हुई थी। तो इस प्रकार से ये खोज है वो हुई थी। लेकिन अगर बोला जाए कि भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान है वो कौन सा था, भारत में खोजा गया अगर पूछा जाए तो वो है रोपड़।
रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर। और 1950 के अंदर वीवी लाल के द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? वीवी लाल के द्वारा 1950 के अंदर, और इसकी खुदाई करवाई गई थी यक्षदत्त शर्मा के द्वारा। तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया भारत में? रोपड़, जो कि कहाँ है? पंजाब के अंदर। तो अब देखो रोपड़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या मिली है कि शव को दफनाया जाता था। देखो रोपड़ में शवाधान होता था, शव को दफनाया जाता था, लेकिन शव के साथ में कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। शव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, पंजाब से। अब हर जगह क्या थी? सड़कें हैं वो समकोण पे काटती थी, लेकिन यहाँ पे जो अपवादित जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सड़कें थी वो समकोण पे नहीं काट रही थी, वो क्या थी? तारांकित सड़कें हैं वो थी। कहाँ पे? बनवाली, हरियाणा के अंदर। देखो तारांकित जो सड़कें हैं मतलब हर जगह सड़कें हैं वो समकोण पे काट रही है, बट ये जो बनवाली है हरियाणा के अंदर, जो बनवाली सभ्यता खोजी गई थी, यहाँ पे सड़कें हैं वो कैसी है? तारांकित सड़कें हैं वो यहाँ पे मिली है बनवाली के अंदर। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो सभ्यता है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है कालीबंगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। इसकी खोज किसके द्वारा हुई? ए घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। कब? 1953 में खोज हुई थी ए घोष के द्वारा 1953 में, लेकिन जो खुदाई इसकी हुई थी वो किसके द्वारा? बी वी लाल और बी के थापर के द्वारा। कब? 1961 से 1969 तक। यहाँ पे सड़कें समकोण, हर जगह सड़कें समकोण थी, बस तारांकित सड़कें कहाँ मिली है? बनवाली के अंदर। अब मैंने आपको कालीबंगा से रिलेटेड एक चीज बताई थी, कच्ची ईंटों के साक्ष्य है वो यहाँ पे मिले थे। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मतलब इसको दीनहीन बस्ती है वो बोला गया था, क्योंकि गरीबों की बस्ती थी। हर जगह पक्की ईंटें हैं, बट यहाँ पे क्या है? कच्ची ईंटें, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती है वो बताया गया था। अब देखो यहाँ पे मकान में दरार, एक तो कच्ची ईंटें थी इसलिए दरार जल्दी आ जाती है, लेकिन दरार आई कैसे? तो मकानों में दरार है मतलब भूकंप आया था वहां पे। तो भूकंप के साक्ष्य है वो कहाँ मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से और भी बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो क्या मिला है हमें? 6 छेद वाली बालक की जो खोपड़ी है, एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। तो 6 छेद उस बालक की खोपड़ी में मिले हैं, मीन्स वहां पे शल्य चिकित्सा, जिसको आज के टाइम में हम ऑपरेशन बोलते हैं, तो उस शल्य चिकित्सा के जो अवशेष है वो भी कहाँ से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं और 6 अग्निवेदी मिली हैं। 6 अग्निवेदी मतलब वहां पे यज्ञ होते थे, 7 हवन कुंड मिले हैं, मीन्स वहां पे यज्ञ के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य या जुते हुए खेत के जो अवशेष है वो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। खेतों में किस किस चीज की बुआई होती थी? तो गेहूं की होती थी, जौ की होती थी। जौ और गेहूं से वो लोग परिचित थे, उनका मुख्य खाद्यान्न भी यही था। कपास, सूती वस्त्र पहनते थे, मीन्स वहां पे कपास भी होती थी। और ये जो खेती होती थी उसी ग्रिड प्रणाली के आधार पे वो खेती है वो किन चीजें हैं? देखो जैसे पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसका जनक कौन है? कनिंघम। अब मान लो सिंधु घाटी सभ्यता की देखो सबसे पहले जो राजधानी थी वो हड़प्पा थी। 2 नंबर पे राजधानी है वो मोहनजोदड़ो थी। 3 नंबर पे राजधानी है वो कालीबंगा थी। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी है वो किसने बताया? प्रथम राजधानी हड़प्पा, सेकंड है वो मोहनजोदड़ो, और जो थर्ड है वो कालीबंगा। लेकिन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी है वो किसके द्वारा बोला गया? पिगट के द्वारा। पिगट ने ऐसा कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो क्या है? जुड़वा राजधानी है। अब अगर भारतीय पुरातत्व विभाग की हम बात करते हैं जैसे, तो पुरातत्व विभाग उसके जनक तो कनिंघम है ही, जैसे यहाँ पे कनिंघम मैंने बताया आपको। लेकिन भारतीय जो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक अगर पूछा जाए, जनक कनिंघम है, लेकिन सर्वेक्षक अगर पूछा जाए तो वो भी कौन है? कनिंघम। कनिंघम इसके सर्वेक्षक भी है। और वो कब बने? 1861 में। कब? 1861 में इसके सर्वेक्षक है वो कनिंघम है वो बने थे। और इसके बाद में अगर हम बोले कि इसका केंद्रीयकरण कब किया गया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसका केंद्रीयकरण है वो कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो इसका केंद्रीयकरण किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब? 1902 में। 1902 के अंदर जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसका केंद्रीयकरण 1902 में
लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम स्पैन है वो था 1899 से 1905। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना ना भूलें। और अगर वर्तमान की दृष्टि से हम इसको देखें, ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसको अगर वर्तमान दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि इसके महानिदेशक कौन है, तो प्रथम इसके महानिदेशक है वो तो जॉन मार्शल थे। जब इसका केंद्रीयकरण हुआ था 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में, उस टाइम इसके जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन थे? जॉन मार्शल। उस टाइम के मतलब 1902 में, प्रथम नहीं बोल सकते हम, लेकिन 1902 में अगर हम इसके महानिदेशक बोले तो वो कौन है? जॉन मार्शल है। 1902 के टाइम की बात है। लेकिन वर्तमान में कौन है इसके महानिदेशक? तो वर्तमान में इसके महानिदेशक एक लेडी है, IAS अधिकारी है, वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती IAS अधिकारी है। एक 12 मई 2020 से इसने अपना जो कार्यभार है वो संभाला है। 12 मई अभी फिलहाल अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इन्होंने अपना कार्यभार है वो संभाला है। लेकिन इससे पूर्व अगर पूछा जाए कि अभी 2020 नहीं, 2020 से जो पीछे मतलब इससे पहले वाले जो इसके भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक है वो कौन थे? तो वो थे सी बाबू राजीव। सी बाबू राजीव की जगह किसने ली है? वी विद्यावती ने इसका जो स्थान है वो लिया है। तो ये वर्तमान दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो साबित होने वाले हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, मान लो स्थान और उसके उत्खननकर्ता अगर एक साथ हम लिखें, इसके कुछ तो मैंने बता दिए, कुछ और है। तो जैसे लोथल है, तो लोथल का उत्खनन किसने करवाया है? रंगनाथ राव ने। अगर धोलावीरा की हम बात करें, धोलावीरा का उत्खनन है, मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक दूसरे से इसका मिलान कीजिए। तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। धोलावीरा के उत्खननकर्ता है रविंदर सिंह बिष्ट। बनावली के भी कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। अगर चहूदड़ो की बात की जाए तो मैंने आपको बताया भी था कि चहूदड़ो है, इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? NG मजूमदार। NG मजूमदार है। 1931 के अंदर इसकी जो खोज है वो उन्होंने करी थी, 1931 के अंदर NG मजूमदार। अगर सुरकोटड़ा की बात करें, सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा नाम भी इसका आता है और सुरकोटदा नाम भी इसका है वो हमें मिलता है। तो सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी। और सुत कागीडोर की अगर हम बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकते हैं आप, ऑरेल स्टाइन। इसके उत्खनन करता है वो है सुत कागीडोर के। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। आई होप इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं आने वाला है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी है, बीच बीच में जो मैंने इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आपको बताए हैं, अगर वो आप नोट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली है। इंडिया लेवल का ये टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। और रीट की अगर दृष्टि से अपन देखें, रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए होने वाला है। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, बाय।